Good morning, students. Today we are starting with new chapter of electrochemistry, chapter 3rd, plus 2 class. In this chapter we have to focus on redox reactions first. This is our aim of this video, to discuss about redox reactions and to carry out electrolysis reactions. So I start with redox reactions. Redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction take place. As this topic we have studied in +1 also, so I hope so this would be clear to everyone that redox reaction, red means reduction, ox means oxidation. Like in this example, zinc reacts with copper sulfate to give zinc sulfate plus copper. और अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड याद है तो जिंक से क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव, इधर जिंक अकेला, ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +2 हुआ मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जबकि इसमें कॉपर सल्फेट से कॉपर बना और कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ 0, तो इसलिए कॉपर का डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. नाउ सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज रिटन हियर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक बात और क्लैरिटी होगी कि ये नहीं है कि हमेशा कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या होता है, रिडक्शन. इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लाइक इन दैट कॉपर के ऊपर 0 और यहाँ पे कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो वो 0 से +2 हुआ. हेंस जो 0 से +2 होना मींस ऑक्सीडेशन होना. और यहीं पे किसका रिडक्शन हुआ, सिल्वर का, क्योंकि वो +1 से 0 हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो उसकी क्या हुई, रिडक्शन. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अगर इसी रिएक्शन को आयोनिक स्टेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जिंक 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें से और इधर दोनों तरफ सल्फेट कॉमन है, कट गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 2H पॉजिटिव, और यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस, H2 गैस के ऊपर 0 चार्ज. जिंक 0 से +2 हुआ, तो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2. Hence it is called oxidation reaction and it acts as reducing agent. However, in this reaction, oxidation number that is decreases from +1 to 0. Hence, oxidation number when decreases, the process is called reduction. And reaction में जो ये agent है, that is called oxidizing agent. It is called oxidizing agent. Now, if we divide this reaction in 2 parts, 2 half parts, again that part is also covered in +1 standard. Oxidation half reaction. How to write that reaction? जो oxidation वाली species है सिर्फ उन्हीं को लेना है. जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए बैलेंस करने के लिए, और 2 ही क्यों हुए, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है. हमें इस बात का पहले क्लैरिटी अच्छे से होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग कभी भी आगे न्यूमेरिकल्स में इसको गलत ना करें. तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन करके हमने बैलेंस कर रहे हैं, तो हुआ क्या इस पूरे रिएक्शन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहां पर हम क्या लेंगे, जिनकी रिडक्शन हुई है, 2H पॉजिटिव, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को क्या किया, बैलेंस किया, और हाइड्रोजन गैस बना. और इस रिएक्शन में बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. इट मीन्स ऑलवेज जहां पे भी रिडक्शन होती है वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और इन जनरल ऑक्सीडेशन OARC, ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड. इट मीन्स ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन एट एनोड और रिडक्शन वाला एट कैथोड. तो दिस इज अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू, हमारा इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो ये टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट डज इट डिनोट, तो पहले टर्म को ही समझते हैं.
Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with the relationship between electrical and chemical changes. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन है, और उससे भी सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन केमिकल एनर्जी. हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है दैट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिडॉक्स रिएक्शन. और ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि पहले क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस. तो उस नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए +1 में हमने 2 टर्म्स बच्चों पढ़ी थी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ही हो जाए या थोड़ा इनिशिएटिव देके हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं जो कभी भी बिना इनिशिएटिव के हो ही नहीं सकते हैं, कभी खुद नहीं होते हैं. तो जो रिडॉक्स रिएक्शन असल में नॉन स्पॉन्टेनियस हो, उनको कैसे स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है, बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट हमने +1 में ही ये भी टर्म सुनी है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अनदर नेम गैल्वेनिक सेल, अनदर नेम वोल्टिक सेल. क्यों इसके ये नाम सारे पड़े, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, ये गैल्वेनी एंड वोल्टाई साइंटिस्ट्स के नाम पे पड़े. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों पड़ा, क्योंकि इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हेंस द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बेसिकली नो रिएक्शन, जब भी मैं एक एग्जांपल लिखा है कि अगर हम NaCl को मेल्ट करें तो मेल्ट किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मेल्ट कर गया अपने आप. सच रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि आगे कुछ हुआ ही नहीं. तो अगर हम उसी मोल्टन, हमने मेल्ट कर लिया पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर उसी मोल्टन NaCl में से हम क्या पास करवाएं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाएं, तो वो डिकम्पोज करेगा. कौन से आयन्स बनाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. और जब आयन में डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन. और सच रिएक्शन इज नाउ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. तो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पास करवाई है. और जिस कंटेनर में ये पास करवाई गई, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. उसी सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस. तो हम नेक्स्ट, हमारा जो मेन थीम है आज वो है नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने का. और स्टूडेंट्स, जब आयंस में टूट जाती है कोई चीज, जैसे हमने बताया कि सोडियम क्लोराइड किस में टूट गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, तो इनकी वजह से, आयंस की वजह से जब भी मूवमेंट हो, करंट आए, लेकिन किसकी वजह से, आयन की मूवमेंट की वजह से, सच कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. और इस इलेक्ट्रोलिसिस को जिस कंटेनर में किया जाता है उस सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज व्हाट, व्हेन द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज आयंस. लाइक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाई, तो वो क्या, डिकम्पोज होके आयंस देगा. और जब आयंस बनेंगे उनकी वजह से करंट कैरी होगा, और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. और जिस फिनोमिनन के अंदर ये होगा, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. और इलेक्ट्रोलिसिस को करवाने के लिए जिस सेल का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि जो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़नी है, तो वो 2 तरह का मेन है, एक केमिकल सेल, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल. एंड दिस इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो केमिकल सेल, इसका नाम लिखा है केमिकल, इट मीन्स इसके अंदर इस सेल में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होती हैं विद इन द सेल, और मैटर कोई ट्रांसफर नहीं करता, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है विदाउट, यानी कि नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, पर केमिकल चेंजेस जरूर होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, जिसमें फिजिकल चेंजेस हो
और इसमें मैटर भी क्या हो, इन्वॉल्व हो, ट्रांसफर जो मैटर है वो ट्रांसफर हो सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक, फिर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने। यानी कि दोनों का मेन थीम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, पर केमिकल सेल में केमिकल चेंजेस के थ्रू और कॉन्सेंट्रेशन सेल में फिजिकल चेंजेस के थ्रू। और इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं चाहिए, और जबकि इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। तो हमारा ये थीम जिसमें हम सेकंड थीम है, पहले हमने पढ़ा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन को कवर किया, और अब हमारे थीम में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये हमने +1 में भी पढ़ा था, इसीलिए मैंने आज इसको दोबारा रिपीट किया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। और जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ले, इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट, किसी सॉल्ट का एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो और पानी की अमाउंट कम हो, फिर उसमें से क्या पास करवाई जाए? इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे हम उसमें पानी भी डाल के ले सकते हैं या उसको मोल्टन फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बिजली तो पास करवानी, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको किस फॉर्म में लेना है, या तो उसमें पानी डाल के लेना है या फिर उसको मोल्ट करके मोल्टन फॉर्म में लेना है। मोल्टन फॉर्म का मतलब है पानी नहीं डालना है, हमने सिर्फ मेल्ट करना है उसको और फिर यूज करना है। तो जिस एपरेटस के अंदर किया, ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है, और इस एपरेटस का नाम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और इसका प्रिंसिपल क्या है? आयोनाइजेशन थ्योरी। इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्कआउट करता है? दैट इज आयोनाइजेशन थ्योरी। इस आयनाइजेशन थ्योरी का मेन पार्ट क्या है? पहले तो हम इस डायग्राम को समझने जा रहे हैं। हमने एक कंटेनर लिया, से बीकर, और उस बीकर के अंदर क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगेन एक क्या है? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट। फिर हमने उसको क्या किया? इतना तक ले लिया, और फिर यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स रखे। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ा और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ जोड़ा। जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा दैट इज कॉल्ड एनोड, और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा, नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ा, दैट इज कॉल्ड कैथोड। अब क्या हुआ? जैसे ही हमने ये बैटरी के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा, अंदर क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा। तो सेम हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया ए बी, वो डिकम्पोज होके क्या देता है? ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव मीन्स केटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज केटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एनाइन। दो चीजें बनी अंदर, इसके अंदर कौन सी? केटाइन्स और एनाइन्स। ये पहली बात। केटाइन्स कहां जाएंगे? कहां भागे भागे जाएंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए? कैथोड की तरफ। तो केटाइन्स पॉजिटिव चार्ज कहां गया? कैथोड की तरफ। और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और सिमिलरली यहां पर एनाइन्स वो किधर गए? एनोड की तरफ, और वहां पर जाके उनकी भी क्या हुई? न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले आयंस बने, आयनाइजेशन थ्योरी कहलाई, और यहां लिखा है न्यूट्रलाइजेशन। जब भी इलेक्ट्रोड्स रिस्पेक्टिव जो आयंस है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचेंगे तो उनकी क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। एंड दैट चेंज कि वो जाके न्यूट्रल हो गए, आयन न्यूट्रल हो गया, दैट चेंज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और कई बार क्या होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी चेंज में बनते हैं वो ऐसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसे ना कलेक्ट किए जाएं तो फिर उनके अंदर एक सेकेंडरी चेंज भी आता है जहां पर वो स्टेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो जो चेंज दूसरे टाइम पर आया उसे बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। आपको एग्जाम्पल के साथ इसकी ज्यादा समझ आएगी, तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ये आता है 2 नंबर में कि राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, एग्जाम्पल पूछी दी जाती है कोई ना कोई। सपोज आपको एग्जाम्पल दी गई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम क्लोराइड मोल्टन मीन्स लिक्विड स्टेट, ये टूटा अपने आयंस में, आयंस लिक्विड फॉर्म में आए, एक कैटाइन बना, एक एनाइन बना। सोडियम आयन बीइंग कैटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड और क्लोराइड आयन बीइंग एनाइन मूव टुवर्ड्स एनोड। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पर कैटाइन जाएगा और वहां पर जाके क्या करेगा, अब अगेन न्यूट्रलाइजेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम अकेला बना। यहां पर क्या हुई, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो रिडक्शन होती है, और क्योंकि क्या बना, आयन से न्यूट्रल स्पीशीज, तो दैट चेंज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और जबकि एनोड पे क्लोराइड आयन गया, एनाइन है, और वहां जाके उसने अकेला Cl विद डॉट दे दिया, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया, और यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसलिए क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। और क्योंकि यहां से न्यूट्रल चीज बनी है तो प्राइमरी चेंज। और फिर एक क्लोरीन अकेला तो स्टेबल होता नहीं है, तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलके Cl2 बनाया, दैट चेंज इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। जब चीज की स्टेबिलिटी प्राइमरी में ना होगी और एज सच हम कलेक्ट ना कर पाए तो हमें क्या करवाना पड़ता है, सेकेंडरी चेंज, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 सेकेंडरी चेंज होगा। देन इसी तरह से ओवरऑल रिएक्शन फिर क्या हो गया, 2 NaCl जो कि लिक्विड फॉर्म में उन्होंने क्या बनाया, 2 सोडियम प्लस Cl2। कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगी। जब भी हमने लाइन लिखनी है, यहां पे एंड में लिखना है 10, एंड में, बिल्कुल एंड में, सोडियम इज डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब वहां पे जाके लग गई है, चिपक गई है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड। क्यों लिबरेटेड वर्ड यूज किया, क्योंकि ये गैस है, वो लिक्विड फॉर्म है और ये गैस फॉर्म, तो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। जब भी कोई भी मेटल बाहर निकलेगी वो हमेशा मोल्टन फॉर्म में बाहर आएगी, इसलिए यहाँ पे मेटल के साथ हमेशा लिक्विड लिखा जाता है। सो नाउ टेक द एग्जाम्पल, another case, electrolysis of aqueous NaCl। यहां पे मैंने यही NaCl दोबारा से लिया, लेकिन डिफरेंस देखो, पहले केस में मैंने मोल्टन लिया था, बार बार मैं इन टर्म्स पे एम्फेसिस कर रही हूँ, बिकॉज देयर इज द ओनली डिफरेंस व्हेन यू शुड बी नोइंग कि मोल्टन का मतलब उसमें पानी नहीं डाला, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिखा, और एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हमने उसमें पानी भी लेना है। तो देखो, जब भी NaCl लिखा और एक्वस फॉर्म में लिया, वहां मैंने L लिखा था, वो लिक्विड था क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला गया था, ये एक्वस, और इसके आयंस बने वो भी एक्वस फॉर्म में बनेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। यहां हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने वाटर यूज किया है। तो स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स जब भी एक्वस लेंगे तो दूसरी इक्वेशन साथ ही में लिखी जाएगी और उस केस में वाटर ही आएगा। और वाटर को जब लिया, ये रिवर्सिबल एरो क्यों लगाया, उस बात का मैं आंसर देने जा रही हूं, और ये सिंगल एरो क्यों लगाया। NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कंप्लीट आयोनाइजेशन। ये भी हमने +1 में पढ़ा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन में सारे आयंस इनमें टूट गए, और वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देगा तो सही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, लेकिन क्या होगा, रिवर्सिबल, मतलब क्या हो गया, पार्शियल आयोनाइजेशन। तो डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब 2 कैटायन बन गए, ये देखो 2 कैटायन, ये दोनों ही कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दोनों कैटायन है, दोनों कैथोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाना एक ही कैटायन है। अब कौन सा कैटायन जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स 2 चीजों के ऊपर। पहला चीज है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या होता है ये डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो पोटेंशियल मीन्स वो जो उसके अंदर पावर है, कि क्या पावर है, जाके जब वो इलेक्ट्रोड पे पहुंचे और उसका चार्ज पहले खत्म हो जाए। जब भी कोई कैटायन कैथोड पे जाए और जाके चार्ज पहले खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड, उस चार्ज खत्म होना मीन्स डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका जल्दी खत्म हो जाएगा वो पहले भागता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करूं, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन को, तो हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन आयन इज स्मॉलर
in size as compared to sodium ion. Therefore, hydrogen ions are discharged in preference to hydroxide ions. इसका hydroxide नहीं, sodium ions. It means जो हाइड्रोजन आयंस है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन और H बनाएंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुई, रिडक्शन, और क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज बनी तो क्या चेंज हुआ, प्राइमरी चेंज। और H अकेला स्टेबल नहीं होता है। H कब स्टेबल बनता है, जब हाइड्रोजन गैस बनती है, तो एक H दूसरे H के साथ मिलके H2 गैस बनाया, और दिस चेंज इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो यहां से आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, इनको लिखकर समझ आ जाना चाहिए। और यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा, डिस्चार्ज पोटेंशियल, जाने कि वो पोटेंशियल, वो पावर जिसके साथ जाके किसी इलेक्ट्रोड पे जैसे ही कैटाइन या एनाइन पहुंचे और वहां उसकी क्या हो जाए, उसका चार्ज खत्म हो जाए, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। और सिंपल सा रूल आपको बता दिया, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो जल्दी जाके क्या डिपॉजिट हो जाएगा। और यहां पर हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम क्यों है, उसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि हाइड्रोजन आयंस आर स्मॉलर इन साइज देन सोडियम आयंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एट एनोड कौन जाएगा, देखिए हमने यहां पे पढ़ा कि क्लोराइड आयन और OH नेगेटिव है, दोनों के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, दोनों भागेंगे, भागना शुरू करेंगे, रेस में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एनोड पे कौन जाएगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव से कम होता है, इसलिए OH नेगेटिव के बजाय कौन, क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, जहां पर जाके इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज आयन था जो कि क्या बन गया, न्यूट्रल, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी चेंज, Cl और Cl दोनों मिलके Cl2 स्टेबल फॉर्म में बना रहे हैं, तो दिस चेंज इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो आपको यहां से ये पता चला, देखने वाली बात, कि जब हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो कौन सी, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड वेयर एज क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। हाउएवर जब हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था तो सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन, और दोनों में एनोड पे तो क्लोरीन ही गई है, लेकिन दोनों में फर्क कहाँ आया, कैथोड पे, यहाँ कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हुआ है, हालांकि एक्वस वाले में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो नोट में 2-3 चीजें हैं, बहुत ध्यान देनी है आपने और एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स। एक तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का मैंने एक जनरल सा ऑर्डर लिख दिया कि सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। देन नंबर 2, अगर हमने इलेक्ट्रोड्स का, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मैंने आपको बताया था कि जो अब 2 कैटाइन बन जाए या 2 एनाइन बन जाए, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर। जबकि दूसरा रीजन क्या है, दूसरा क्या फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है। तो दूसरा नेचर क्या है, पहला नेचर डिस्चार्ज पोटेंशियल, और दूसरा नेचर है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जिसमें इलेक्ट्रोड्स अगर प्लैटिनम के बने हैं वो क्या होंगे, इनर्ट, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो उस केस में ये जनरल सी एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट का केस जनरली आता है, वहां पे एनोड पे हमेशा OH नेगेटिव डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे इलेक्ट्रोड्स कॉपर के बने हो जो कि रिएक्टिव होते हैं, तो फिर एनोड पे कॉपर खुद ही ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव और सल्फेट आयन, और इसका मतलब उसकी अपनी ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वहां पर फिर किसका कोई काम नहीं है, OH नेगेटिव और सल्फेट का। जबकि अगर वो किसके बने हैं, प्लैटिनम के, फिर OH नेगेटिव का डिस्चार्ज जल्दी होगा और वो जाके क्या करेंगे, लिबरेट होंगे। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो ओवर है। 2 एग्जाम्पल्स मैंने करवाई हैं, 4 एग्जाम्पल्स आपने खुद ने करनी है, कौन कौन सी। तो नेक्स्ट वीडियो में यू कैन आस्क प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। फाइंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स फॉर फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है। और इसमें नंबर 1 मोल्टन,
lead bromide. Number 2, copper sulfate, aqueous copper sulfate using platinum electrodes. Number 3, aqueous copper sulfate using copper electrodes. And number 4, acidulated water. In plus 2 syllabus, total 6 examples are there from which board questions can be asked students. So 2 we have done and 4 these you have to do and ask your problem in next video. I hope all will be doing all the work. Thank you. Have a great day.